हेलो स्टूडेंट्स, द्रोणालय आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के ईओआरओ की भर्ती के लिए क्लासेस, जिसमें सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है एक राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। जब अगर बात की जाए इसके सिलेबस की, तो इसमें टोटल 120 नंबर के लगभग पेपर आएगा। 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है बच्चों। जिसमें से अपने बात कीजिए 80 नंबर की तो जीके आएगा, 40 नंबर का आएगा जो राजस्थान नगर पालिका एक्ट है और इससे रिलेटेड कुछ जो नियम हैं और जो योजनाएं हैं वो आएंगी। तो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। ये एक्ट क्या था? जब ये एक्ट बनाया गया तो राज्यपाल के द्वारा इसको अनुमोदित किया गया था। इस एक्ट में जो पहले के जितने भी एक्ट बने गए थे उन सारे एक्ट को इसके अंदर क्या कर लिया, समेकित कर लिया, इनके अंदर मिला लिया गया और भी जो कुछ इसमें जोड़ा जाना था वो इसमें जोड़ दिया गया। बात की जाए ये एक्ट कब बना, तो ये एक्ट बना था 11 सितंबर 2009 को, जब राज्यपाल ने इसको अनुमोदित कर दिया। किसके द्वारा किया गया? राज्यपाल के द्वारा। ये महत्वपूर्ण यहाँ हम क्या लेके आए हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, जो याद रखने ज़रूरी है, हम उन्हीं को यहाँ पर कवर करेंगे। वैसे अगर बात की जाए एक्ट तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हम सभी चीज़ों को कवर नहीं करेंगे। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही हम यहाँ पर कवर करेंगे और वही एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट आएंगे। हम ये नहीं कहेंगे 100% आएंगे, लेकिन हाँ 95% तक ये श्योर है कि यहीं से आएंगे। बात की जाए इस एक्ट में, 2009 में एक्ट आया। इसमें टोटल अध्याय कितने थे? 17 अध्याय थे, ठीक है। धाराएं कितनी है? 344 धाराएं हैं इसमें। बात की जाए इस एक्ट में, क्या जो पहले के जितने भी एक्ट थे उनको इसी के अंदर क्या कर लिया, मिला लिया गया, तो एक नया एक्ट बन गया राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009, ठीक है बच्चों। आगे की बात करें कि इस एक्ट में क्या क्या है। एक्ट में हमने बात कर ली कि 17 अध्याय हैं। बात करें पहले अध्याय में, प्रारंभिक की जिसको बोला जाता है, इस अध्याय में टोटल कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं दी गई है। कितनी? 2। धारा 1 और धारा 2। धारा 1 के अंदर इसका जो संक्षिप्त नाम है कि इस एक्ट का क्या नाम है, वो है इसका विस्तार, कि इसका विस्तार कहाँ तक है। जो ये एक्ट है ये हमारे पूरे राजस्थान में, जो हमारा राजस्थान है पूरे राजस्थान में लागू होता है, बस कुछ एरिया को छोड़कर। वो कौन सा एरिया है? वो छावनी जो वाला एरिया है ना, उनको छोड़ दिया जाए। तो छावनी वाले के लिए क्या होता है? छावनी वाले के लिए क्या होता है? संसद एक्ट बनाती है। ये हम जब नगर पालिका एक्ट जब हम करेंगे कंप्लीट, जो हमारा संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 74वां, उसमें ये बात निकल के आती है। और इसमें क्या बोला कि इसका प्रारंभ कब से हुआ है, तो वो हमने देख लिया 11 सितंबर 2009 को, ठीक है बच्चों। धारा 2 में क्या दिया गया है, बात इसकी करें। धारा 2 में क्या है? धारा 2 में दी गई है परिभाषाएं, कि इसमें क्या क्या परिभाषाएं होंगी। तो अगर उन परिभाषाओं की बात की जाए तो वो परिभाषा हमारे जो जो नगर पालिका जो 74वां संशोधन हुआ था, ठीक है बच्चों, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो चीज़ें परिभाषाएं दी गई नगर पालिका रिलेटेड, जो छावनी बोर्ड से नगर पालिका के आगे नगर परिषद के है, तो सारी की सारी इसमें परिभाषाएं हैं। तो वो हम पॉलिटी में जब करेंगे या अलग से नगर पालिका एक्ट करेंगे तो वहाँ पर वो हम कवर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी जानना उतना ज़रूरी नहीं है। हम अभी बात करेंगे नगर पालिका एक्ट की। आगे चलते हुए दूसरे अध्याय में क्या दिया गया है कि नगर पालिकाओं का गठन और शासन। इसमें बात की जाए कि इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं, तो इसमें धाराएं हैं 3 से 50 तक इसमें धाराएं दी गई हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर अध्याय की बात की जाए, कौन सा पार्ट है, कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर 2 वाला सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो बात करेंगे आज हम नगर पालिका की धारा 3 की। धारा 3 में क्या दिया गया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट धारा है कि नगर पालिका का परिसीमन का क्या मतलब होता है? परिसीमन का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र को जोड़ना, परिसीमन जोड़ना घटाना या उनको विभाजित करना, या उनमें कितनी सीटें जोड़ी जानी है, कितनी सीटें घटानी हैं। जैसे अभी हमने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में पढ़ा भी होगा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड परिसीमन का, कि उसकी कितनी सीटें, बहुत टाइम से वो न्यूज़ में भी था, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो परिसीमन वाला वैसे पॉलिटी में आता है, लेकिन यहाँ परिसीमन का मतलब क्या है ये हमने देख लिया। कि अब क्षेत्र घोषित, जब भी कोई नगर पालिका का क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है बच्चों,
जब भी कोई क्षेत्र घोषित किया जाता है कि ये नगर पालिका क्षेत्र होगा, तो उस नगर पालिका के लिए जो मेंबर होंगे, तो उसके लिए जब उस क्षेत्र को घोषित किया है तो ज़रूरी हो जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर उन सदस्यों का चुनाव होना जरूरी हो जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको वहाँ का चुनाव करवाना सदस्यों का मेंबर का जरूरी है। 6 महीने के बाद में अगर होता है तो वो एक अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा लिए जाते हैं। कई कई बार क्या होता है, किसी क्षेत्र को हम नगर पालिका का क्षेत्र नहीं माना जाता उसको, कि वो उसके अंदर उसके जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल नहीं कराता, तो उस क्षेत्र को बाहर भी कर दिया जाता है कि हम इसको क्षेत्र को बाहर कर दो। जैसे हम उस क्षेत्र को बाहर करते हैं, उसके लेटर जो भी सदस्य थे उसके जो भी मेंबर थे, तो वो भी क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं वहाँ से, वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो नगर पालिकाओं को एक मिला दिया जाता है, दोनों को मिला, पास पास को नगर पालिका थी, उनको मिला करके जब हम एक नगर पालिका मिला दिया जाता है, तो उन दोनों के जो भी सदस्य हैं वो उस एक नगर पालिका के क्या होंगे, सदस्य माने जाते हैं। चाहे उसके सदस्य से अध्यक्ष थे तो उसी के सदस्य माने जाएंगे जो एक नगर पालिका हमारी बन करके आई है। तो यहाँ से क्या निकल के चीज़ें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि एक तो कि परिशमन होता क्या है, क्या बच्चों कि परिशमन क्या होता है। परिशमन की बात कीजिए तो ठीक है कि हमारे क्षेत्र को जोड़ना बढ़ाना, घटाना या बढ़ाना जो भी हो गया, क्षेत्र घोषित कौन करेगा, राज्य सरकार जैसे क्षेत्र घोषित करती है, ठीक है। तो उनके जो सदस्य होंगे कौन करता है, राज्य सरकार, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर अंदर उसका चुनाव हो जाना चाहिए। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, किसी भी क्षेत्र को अगर हम बाहर कर देते हैं तो उसके जो मेंबर जो होते हैं वो वहाँ से क्या हो जाते हैं, वो भी हट जाते हैं, मेंबर बाहर निकल जाते हैं, तो अब उसके सदस्य नहीं रहेंगे उस नगर पालिका के। कभी कभी क्या होता है, दो नगर पालिकाओं को एक नगर पालिका बना दिया जाता है। जैसे इसको एक नगर पालिका बनाया जाएगा, इन दोनों नगर पालिकाओं के जो सदस्य थे वो इस नगर पालिका के सदस्य, मेंबर, अध्यक्ष जो भी है वो बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात आती है कि एक नगर पालिका, कभी कभी क्या होता है, एक नगर पालिका होती है, हम उसमें जैसे पिछले में क्या दो नगर पालिकाओं को एक बनाया था, लेकिन हम इस एक को जब विभाजित कर देते हैं दो नगर पालिकाओं में, ठीक है। जब इसके जो विभाजित किए जाते हैं, जिस क्षेत्र के जो सदस्य हैं वो उस नगर पालिका के सदस्य मेंबर बन जाते हैं, उन दोनों के जो भी दायित्व है जो भी है वो उनके अलग अलग बंट जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी नगर पालिका को क्या है, भंग कर देते हैं, तो ये भी इस धारा में बोला गया, धारा 3 में बोला गया है कि हम नगर पालिका को भंग कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर धारा 3 में कितनी बात निकल के आई है कि किसी क्षेत्र को घोषित करना, किसी को बाहर करना, नगर पालिकाओं को मिलाना, या एक नगर पालिका को विभाजित करना, या नगर पालिका का समापन करना। तो ये 4-5 पॉइंट है जो धारा 3 से रिलेटेड है, और क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन सी धारा में दिया गया है, इस धारा में कौन कौन से दिए गए हैं। तो ऐसे बनकर आता है, कौन हटा सकता है, क्या वो उसके मेंबर रहेंगे अगर उस नगर पालिका को हटा दिया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा कर आएंगे, तो आपको एक पॉइंट ध्यान में रखने हैं। बात करते हैं आगे, धारा 3 में एक चीज़ और दे रखी है कि जो क्षेत्र होते हैं उनका जब स्थानांतरण किया जाता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, जैसे हमने देखा एक नगर पालिका दूसरी नगर पालिका में मिला दी जा रही है, तो वहाँ की जो संपत्ति होती है तो वो किसकी होगी। अगर उनका क्षेत्रों का स्थानांतरण राज्य सरकार के पास चला जाता है तो उस संपत्ति का दायित्व किसके पास आ जाता है, राज्य सरकार के पास आ जाता है। अगर वही नगर पालिका किसी अन्य प्राधिकरण या किसी अन्य के अधीन आती है, किसी अन्य अथॉरिटी के अधीन आ जाती है, किसी और अथॉरिटी के अधीन आएगी वो अगर, तो उस अथॉरिटी के जैसे वो अधीन आती है तो क्या हो जाता है कि वो संपत्ति उस अथॉरिटी की मानी जाएगी, उसके जो दायित्व है उसके माने जो धन है संपत्ति है वो उनकी हो जाएगी। अगर राज्य सरकार के अधीन आ रही है तो राज्य सरकार की, अगर किसी अथॉरिटी के अधीन आ रही है तो वो उसकी हो जाती है। बात की जाए, अब कभी कभी क्या होता है, कोई क्षेत्र को जो क्या होता है, दो नगर पालिका, एक नगर पालिका ए है, एक नगर पालिका बी है, कोई क्षेत्र है वो यहाँ पड़ रहा है बीच में, तो वो कुछ क्षेत्र इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो अब इन दोनों में मुद्दा होगा कि नहीं ये क्षेत्र हमारे अंदर आ रहा है, ये बोले बी बोलेगा नहीं हमारे अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर राज्य सरकार क्या बोलेगी, अंतिम रूप से राज्य सरकार ये निर्धारित करेगी ये क्षेत्र किसकी साइड जाएगा, ए को दिया जाएगा या बी को दिया जाएगा। जो भी राज्य सरकार निर्धारित कर दे तो क्षेत्र उसको चला जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, अगर कोई नगर पालिका में आता है तो अंतिम स्थिति निर्धारित कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगी। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। बात की जाए अगर आगे, कभी कभी क्या होता है कि जो नगर पालिकाएं जो होती है उनमें क्या ग्राम के जो क्षेत्र आसपास के जो ग्राम होते हैं ना, उनके क्षेत्रों को उसमें मिला दिया जाता है। जैसे हम उन ग्राम के क्षेत्रों को स्थानांतरण करते हैं उनमें, वो करेक्ट स्थानांतरण करता कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट ये तो यानी कि नगर पालिका एक दूसरी नगर पालिका से बोल देगी, ग्राम बोल देंगे नगर पालिका को जाके हमें हमें मिला लो अपने में, नहीं ऐसा नहीं होता।
तो राज्य सरकार देखती है सब कुछ, राज्य सरकार डिसाइड करेगी हाँ इस ग्राम को क्या हमें इस नगर पालिका में मिलाना है या नहीं मिलाना। जैसे मान लेते हैं जैसे कोई चूरू जिला है, ठीक है, उसके नगर पालिका है, उसके पास में कोई गांव है। अगर राज्य सरकार देखेगी हाँ भी इस गांव इस चूरू के पास पड़ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारी ऐसी जो सुविधाएं हैं जो कि एक शहर के लायक है, नगर पालिका के लिए ज़रूरी हो जाती है, तो उसको ग्राम को उसके अंदर मिला दी। जैसे इस ग्राम को हम इसमें मिलाएंगे तो इसके जो पंच है, इसकी जो पंचायत थी, इस गांव की जो क्या पंचायत होती है बच्चों, जो गांव की जो पंचायत थी वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, वो हट जाएगी, पंचायत नहीं रहेगी। पहली चीज़, जो भी उसके सदस्य थे, उस ग्राम पंचायत के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, सरपंच था, ये कोई पंच थे, वो अभी क्या हो जाएंगे, वो अब उस जो नई नगर पालिका जब बनी है ना, उस नगर पालिका के क्या हो जाएंगे, उस नई नगर पालिका के क्या हो जाएंगे। जैसे बोला कि हमने चूरू में उसको मिलाया गया है या किसी अन्य में उनको या नगर पालिका बना दी गई है उसको, या उसका उसमें मिला दिया गया, तो उसके जो पंच सरपंच सारे इस नगर पालिका के सदस्य कहलाएंगे। जब तक कि कब तक कहलाएंगे, जब तक नए सदस्य नहीं चुन कर आते हैं, जब तक नए सदस्य नहीं चुन लिए जाते हैं, नए सदस्यों को चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक इनको ये बोला जाएगा कि ठीक है आप इस नगर पालिका के मेंबर हो, क्योंकि आपकी पंचायत तो हमने भंग कर दी है। जैसे उस ग्राम के क्षेत्र का स्थानांतरण हम नगर पालिका में करते हैं तो नगर पालिका को एक अधिकार मिल जाता है। कौन सा अधिकार मिल जाता है कि वहाँ के लिए वो क्या कर सकती है, कर का निर्धारण कर सकती है, कर वसूल कर सकती है। क्या कर सकती है, कर वसूल लेगी, ठीक है। तो वहाँ का कर वसूलने का काम किसके पास चला जाएगा, नगर पालिका के पास चला जाएगा, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने पढ़ा है कि नगर पालिका एक्ट कब आया, उस एक्ट में क्या क्या दिए गए थे, कौन कौन सी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं टोटल। अगर उन अध्यायों की बात की जाए कि इसका अपने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो 40 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे अपने, बहुत ईजिली हम इनको टैकल कर सकते हैं लगभग। ये मैं वायदा करता हूँ आपसे कि जैसे जैसे मैं कराता चलूँगा आपके 35+ नंबर, 35+ नंबर आपके ईजिली आ जाएंगे, 35+40 में से, ये कंफर्म है। लेकिन जितना पढ़ाया जाए उतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आप ये नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट बात की जाए, हमने पढ़ा था कि इसमें कितने अध्याय दे रखे हैं, कितने अध्याय दे रखे हैं, उन अध्यायों को देखा था। पहले अध्याय में कौन क्या धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं, क्या किस क्षेत्र को छोड़ा गया है, छावनी क्षेत्र को छोड़ा गया है, धारा 2 में परिभाषा दे रखी है, तो ये देखना होगा। बात की जाए अध्याय 2 में, अध्याय 2 में क्या है कि नगर पालिकाओं का गठन और शासन क्या होगा, नगर पालिकाओं परिसंबंध क्षेत्र किसको किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्षेत्र को घोषित करना, क्षेत्र को बाहर निकालना, 6 महीने में सदस्यों को चुनाव होना जरूरी हो जाता है, 2 नगर पालिकाओं को मिलाना। देन आता है हमने देखा कि एक नगर पालिका को विभाजित कर दिया, एक को तो ए बना दिया, एक को बी बना देते हैं, उनमें जो इसके सदस्य होंगे वो भी बंट जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग उसके मेंबर बन जाते हैं, नगर पालिका को समाप्त भी कर दिया जाता है। ये भी हमने कवर कर लिया। आगे हमने क्षेत्रों का स्थानांतरण की बात की थी बच्चों, कि क्षेत्रों का स्थानांतरण भी कर दिया जाता है। कौन करता है, अगर उसकी बात की जाए क्षेत्रों का, तो उसका धन और संपत्ति है उसके अंदर चली जाती है, जिसमें नगर पालिका में इसका मिलाया जाता है धन और संपत्ति, कर निर्धारण का अधिकार भी हो जाता है, ठीक है। अब कभी कभी देखा कि कोई क्षेत्र ऐसा आ जाता है कि 2 नगर पालिकाओं के बीच में आ रहा होता है, उसका अंतिम रूप से स्थानांतरण कौन निर्धारित करी, राज्य सरकार करती है, ठीक है बच्चों। आगे हमने देखा था कि जो नगर पालिका में जब ग्राम क्षेत्रों का स्थानांतरण किया जाता है तो करता कौन, राज्य सरकार करती है, ठीक है। राज्य सरकार के करने के बाद उसका निर्धारण किसके पास चला जाता है, नगर पालिका के पास चला जाता है। नगर पालिका कर भी वसूल सकती है। जो सरपंच है, पंच है, चाहे कोई सरपंच है, चाहे कोई पंच है, तो वो उसके सदस्य माने जाएंगे उस नगर पालिका के, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने टोटल कुल मिला के धारा कितनी कर ली, 1 से 3 तक धाराएं हमने कवर की है, ठीक है बच्चों। धाराएं हमने कर ली है आज से 1 से 3। आने वाली क्लास में हम आगे 4 से लेकर के 10 तक कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। बहुत जल्दी हम लगभग इसमें ज़्यादा लेक्चर नहीं लेंगे, छोटे छोटे लेक्चर बनेंगे
और बहुत इजीली वे में हम इसको कराएंगे, छोटे छोटे पॉइंट आपको देते चलेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा अगर मैं चाहता तो आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट दे देता, लेकिन जब उस कंटेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब बहुत ज़्यादा कंटेंट हो और उसको पढ़ने, लेकिन कंटेंट कम हो उसका हम रिवीजन बहुत ज़्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि हम रिवीजन 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 जितनी ज़्यादा रिवीजन हो सके किसी चीज़ का, तो उतना ही हमारे लिए बढ़िया रहता है, क्यों उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स हमारे आते हैं। तो ये ज़रूरी रहेगा कि हम इस एक्ट को आगे किस वे में करते चलें। तो बच्चों आप द्रोणालय IAS अकेडमी से जुड़े रहिए। द्रोणालय IAS अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। हमारा लक्ष्य टारगेट ये है कि हम बहुत ही ईजी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं, ताकि बहुत ईजी आप उसको कवर कर सको। बाकी अगर आप कोई भी एक्ट पढ़ना है, ये मेन एक्ट है जो, तो आप नगर पालिका जो अधिनियम का जो साइट वेबसाइट जो बनी है उस पर जाकर इस एक्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बात की जाए अगर इसके लिए कौन सी बुक परचेज करें, अगर बुक की बात की जाए कौन सी बुक इसके लिए बेहतर, अगर आप बुक भी लेना चाहते हो ले सकते हो बुक इसके लिए, तो राजेश शर्मा नाम की एक बुक आएगी राजेश शर्मा की, वो आप बुक परचेज कर सकते हो। बाकी तो मैं तो ये कहूँगा ठीक है बुक आप परचेज कर लो, उसमें योजना वगैरह वो भी है, वो भी अपने पास रखो, ताकि आप देखते चलो कि हम सही करा रहे हैं या नहीं। एक्ट भी आप डाउनलोड करके अपने पास रखो PDF उसकी। बाकी जितना मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो आपके लिए बेहतर है। बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करके हमने इसको तैयार किया कि कौन कौन से फैक्टर हमें इसमें रखने हैं, कौन से किसको हमें बाहर निकालने हैं, ताकि आपके लिए ईजी रहे कि याद करना। तो प्लीज़ द्रोणालय IAS अकेडमी जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।